नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी चतुर्थ इकाई के अंतर्गत रीतिकाल, नामकरण एवं प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने भक्ति काल के संबंध में पढ़ा और भक्ति काल की विभिन्न जो काव्य धाराएँ हैं उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ और कवियों के बारे में चर्चा की। अब हम उससे अगले काल रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। यदि रीतिकाल के नामकरण की बात करें विद्यार्थियों, तो जो मध्यकाल है हिंदी साहित्य का उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व जो मध्यकाल है वह भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वे अलग अलग विद्वानों के अनुसार इस प्रकार हैं। मिस्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वे इस काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वे इसे प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण रीतिकाल नाम देते हैं। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग है वह काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं वे रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति की प्रधानता के कारण ही इस काल का नामकरण है वह रीतिकाल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल का प्रारंभ हम चिंतामणि कृत रसविलास और मतिराम कृत रसराज से मानते हैं। इसके बाद रीतिकाल के नामकरण के पश्चात यदि हम रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो विद्यार्थियों, रीतिकालीन कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्ति जो रही है वह तो नीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही रहा है। तथापि विलासी राजाओं की विलासवृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी है। अतः जो श्रृंगारिकता है उसको भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा सकता है। रीतिकाल के जो अधिकतर कवि हैं वे राज्याश्रम में रहते थे, अतः आश्रयदाताओं के दान पराक्रम का आलंकारिक वर्णन करने से उन्हें धन प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करने से आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे और जीवन के कटु तिक्त वैयक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे। कुल मिलाकर भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रवृत्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को अलग अलग बिंदुओं के अंदर का समझने का प्रयास करें तो जो पहला बिंदु है वो है रीति निरूपण। रीति निरूपण जो कवि हैं इनका वर्गीकरण है तीन अलग अलग वर्गों में किया गया है। पहले हैं काव्यांग परिचायक कवि। इन कवियों का जो उद्देश्य है वो काव्यांगों का परिचय देना है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं है। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनसे कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। इस प्रकार के जो कवि हैं उनमें जसवंत सिंह और उनका जो रचना है उनकी भाषा भूषण वो प्रसिद्ध है। रसिक सुमति भी इसी प्रकार के कवि हैं जिनका ग्रंथ है अलंकार चंद्रोदय। याकूब खां का ग्रंथ रसभूषण, दलपति राय वंशीधर का ग्रंथ अलंकार रत्नाकर, गोविंद का ग्रंथ जो है कर्णाभरण। इसी प्रकार से दूल्ह का ग्रंथ है कवि कुल कंठाभरण और रस रूप की रचना तुलसी भूषण।
इसी प्रकार की रचनाएं। इसके अंतर्गत नीति निरूपण में जो दूसरे कवि हैं वे हैं रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि। इस वर्ग में आने वाले जो कवियों का उद्देश्य है रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित है तथा उदाहरणों में सरसता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस श्रेणी के कवियों में जो प्रमुख कवि हैं वे चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, पद्माकर, ग्वाल आदि। इनके नीति निरूपक ग्रंथ इसी प्रकार के हैं। तीसरे जो कवि हैं वे हैं कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्वों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की। इनके काव्य ग्रंथों में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन कवियों को रीति सिद्ध कवि भी कहते हैं। इस वर्ग के कवियों में बिहारी, भूपति, चंदन, मतीराम ये प्रमुख कवि हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पहला जो बिंदु है वो लिया रीति निरूपण। अगला बिंदु है श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों की जो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है वो श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक और तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है तो दूसरी ओर विलासी जो आश्रयदाता है कि प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां अश्लीलता का संस्पर्श होने लगता है। नायक नायिका का भेद निरूपण प्रायः इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ था जिसमें व्यक्ति की दृष्टि है विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद्व भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को है उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की जो समस्त चेष्टाएं हैं उसे एक वस्तु के रूप में ही देखती है। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक ही सीमित रही है। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रमी। नारी के जो प्रति है सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य भी हमें उपलब्ध होते हैं, अन्यथा सर्वत्र पर किया प्रेम की प्रधानता ही रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ हमें सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है वहाँ अश्लीलता का भी समावेश हो गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीति मुक्त कवियों जिसमें घनानंद आदि ने हृदय की विकलता का मार्मिक और अनुभूतिपूर्वक चित्रण किया है, किंतु जो बिहारी जैसे कवि हैं उन्होंने विरह ताप और विरह जनित रिश्ता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है जो कहीं कहीं पर मजाक की हद तक भी पहुंच गया है। उदाहरण भी देखिए, औंधाई सीसी सुल्खी बिरह बरनी बिल लात विच ही सूखी गुलाबू गो छींटो छुईन गात। विरह के ताप के कारण है गुलाब जल भी बीच में ही है, सूख जाता है, वह नायिका के गात अर्थात शरीर को छू भी नहीं पाता। इस प्रकार का जो चित्रण है इन कवियों विशेषकर बिहारी के काव्य में है जो कहीं कहीं पर मजाक के स्तर पर पहुंच गया है। अगली विशेषता देखिए, आलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकार की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति जो इनका मोह है अति प्रबल था, अतः कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते, भले ही वह कितने ही गुणों से युक्त क्यों नहीं हो। वे कहते भी हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता में।
बिना भूषण अलंकारिकता के है वो कविता को कविता नहीं मानते। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति और पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की दृष्टि उनमें पर्याप्त की गई है। दूसरी ओर उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का जो अलंकार निरूपण है वो भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार की जानकारी एक अनिवार्यता थी और इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः क्या हुआ कि इस काल में अलंकारिकता है खूब फली फूली। अलंकार को कविता का साधन है इस काल में साध्य बन गया था। अलंकारिकता के बाद अगला बिंदु है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि विद्यार्थियों राज दरबार में आश्रय पाते थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी जो प्रसिद्ध कवि हैं राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की जो प्रशंसा में भवानी विलास लिखा है। सूदन ने भरतपुर के महाराज सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीरस के कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी और छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के जो अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं का गुणगान करना इनकी अनचाही व्यवस्था भी थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए भी षड्यंत्र होते रहते थे। अतः आश्रयदाता को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। और अगली जो विशेषता है वो है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है उसके कारण ये काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। यदि बिहारी का काव्य देखें तो उनके काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी का समावेश है। ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का उल्लेख करते हुए कवि कहता भी है कि सन्नी कज्जल चक झक लगन उपजियो सुदिन स्नेह, क्यों न निपति वे भोग वे लही सुदे सब देह। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक ज्ञान का भी परिचय उनके दोहों में हमें दिखाई देता है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग भी है उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया गया है। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी और कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया। ये लोग कवि कर्म समझते थे और वर्ण विषय की मार्मिकता और भाव व्यंजना पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इन्होंने अलंकार योजना पर दिया है। इसके बाद अगली विशेषता की तरफ बढ़ें तो पहले भी जैसी चर्चा की एक विशेषता है भक्ति और नीति। और डॉक्टर नगेंद्र तो कहते भी हैं कि रीतिकाल का कोई भी कवि है भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा असैद्धांतिक निषेध कर सके। राधा कृष्ण के नाम पर रची गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार भावना प्रमुख है। वे तो स्पष्ट घोषणा भी करते हैं कि रीजी हे सु कवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, सतसई में यदि हम देखें तो 70 लगभग दोहे हैं भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी युक्तियाँ भी इन कवियों के काव्यों में पर्याप्त दिखाई देती है। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए थे।
बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे हैं। यदि हम एक दोहे की चर्चा करें तो बिहारी ने लिखा भी है, नर की अरु नल नीर की गति एके करि जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। इसी प्रकार से घाघ, बेताल, व्रेन, गिरधर दास ने भी नीति संबंधी काव्य की है, प्रचुर मात्रा में है रचना की है। इसके बाद अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। तो अब नारी भावना की बात करें तो रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु ही नारी चित्रण रहा है और नायिका के नक्शिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनी अंगों का स्थूल और मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उनके मनमोहक स्वरूप से परिचित करवाया है। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था और वो था विलासिनी प्रेमिका का, अतः वह अन्य पक्षों की ओर से उदासीन भी रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य पक्ष जैसे गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टि के कारण वे सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित जो गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में है समर्थ नहीं हुए। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण है तत्कालिक दरबारी वातावरण और परिवेश से भी अनुप्राणित था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एकमात्र उपकरण है। देव की निम्न उक्ति भी द्विवेदी जी के कथन का समर्थन करती है। देव कहते हैं कि कौन गने पुरवन नगर कामिनी एके रीति, देखे हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति। इस प्रकार से नारी से संबंधित उनकी जो भावना है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो इस प्रकार से ही था। अगली जो विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्रायः बहुत ही कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में और उद्दीपक रूप में अधिक हुआ है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन और 12 मासे का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता और नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारीदास आदि कवियों ने प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के ही हैं। बिहारी के प्रति प्रकृति चित्रण का जो उन्होंने अत्यंत ही आकर्षक चित्रण किया है, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चलियो, कुंजर कुंज समीर। पद्माकर और सेनापति ये प्रकृति चित्रण के कुशल कवि थे। पद्माकर प्रकृति चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। पद्माकर लिखते हैं, सेनापति उन्हें नए जलद सावन के, चारों ही दिशान घूमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के। और रीतिकाल के जो एक अन्य कवि पद्माकर हैं, उनका भी वसंत और अन्य ऋतुओं का जो वर्णन है अत्यंत ही मनोहारी है। प्रकृति के अनेक उपमान जैसे कमल, चंद्रमा, चातक, हंस, कोयल, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि को लेकर इन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का भी सुंदर चित्रण किया है। अगली विशेषता विद्यार्थियों देखें तो अगली और अंतिम जो विशेषता हमने जो बिंदुवार की है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही नहीं, बल्कि ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य की रचना की है। कवि भिखारीदास जी कहते हैं, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। स्पष्ट है कि रीतिकाल तक आते आते जो ब्रज भाषा है वो व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता
और पद लालित्य के कारण है काव्य भाषा के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थी, किंतु इसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मड़ोड़ भी की है। रीतिकालीन ब्रज भाषा के इस दोष को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत बड़ी गड़बड़ी बनी रही। यद्यपि रीतिकालीन ब्रजभाषा कवियों ने कहीं कहीं अवधि शब्दों का भी प्रयोग किया है, तथापि ऐसे प्रयोग हैं अधिक मात्रा में नहीं हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण है अवध क्षेत्र में हुआ, अतः इस काल में ब्रज भाषा में प्राप्त होने वाले अवधि जो शब्द है वे भी अस्वाभाविक नहीं हैं। इस काल की ब्रज भाषा के बारे में यदि बात करें तो राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द है वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या जो कवि लोग हैं आयुष्मान जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। रीतिमुक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा में लाक्षणिक अर्थ रहता है और घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी उन्हें पूरी परख थी। बिहारी सत सही को लें तो वो रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कृति है मानी जा सकती है, तथा बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल है निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल रहा है। इसी के साथ आज का कालांश समाप्त होता है। धन्यवाद।